हरे कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, हम संविधान की बात कर रहे हैं। और इस टॉपिक को लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम में से बहुत ऐसे हैं जो अपने ही संविधान को अच्छे से नहीं जानते हैं, और अगर जानने का ट्राई भी करते हैं तो वो इतना कॉम्प्लेक्स वे में लिखा गया है कि उसे समझना आसान नहीं होता। तो आज हमने ट्राई करा है कि उसे एक प्रिसाइज वे में अच्छे से आप तक पहुंचा सकें। तो आज मैं ये बताना चाहूँगा कि संविधान को जानने के लिए संविधान किस तरह बना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सन 1934 की वो समय था जब एम एन रॉय साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड करा, और 1935 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है सर, वो उस समय भारत की एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ी सशक्त पार्टी हुआ करती थी। तो उसने ऑफिशियली डिमांड करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और 1938 का जब वो समय आता है तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी जो होते हैं उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का मांग करते हैं। उनका कहना था कि हमारे जो आज़ाद भारत और उसकी जो संविधान होगा उसको बनाने वाला हम भारतीयों भारतीय सिर्फ होने चाहिए, उसमें किसी भी बाहरी इंटरफेरेंस किसी का भी ना हो। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होना बहुत ज़रूरी है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी मेंबर्स होंगे उसके, वो सारे के सारे इलेक्टेड होने चाहिए। मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे वो मेंबर्स वहाँ पहुँचने थे। तो इस तरह का डिमांड होता है। और 1940 का फिर समय आता है, और 1940 में जो ये आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो डिमांड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है फाइनली, बहुत सारे संघर्षों के बाद, जिसे हम अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं आज इतिहास में। अब 1942 में क्या होता है कि क्रिप्स मिशन भारत आता है। अब क्रिप्स मिशन में जो था वो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पे था। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर के पद पे थे। वो भारत आते हैं और अपने साथ ड्राफ्ट लेकर के आते हैं। स्कीम होती है उनकी प्रपोजल, जिसमें कहा गया था कि भारत को जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा भारत का, वो उसे वर्ल्ड वार टू के बाद अडॉप्ट किया जाए। ऐसा कुछ उनका स्कीम था, ये इस तरह का प्रपोजल था, क्योंकि वो चाहता था कि भारत वर्ल्ड वार टू के वर्ल्ड वार टू में पार्टिसिपेट करे, और ब्रिटिश इंडिया होने के कारण वो ब्रिटिश के तरफ से उसमें युद्ध करे। तो ये उसकी चाल थी इसमें, और उसमें वो सफल भी होता है। तो ये जो प्रपोज़ल था वो मुस्लिम लीग के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वो मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना होता है वो उसे बाइकआउट कर देता है। और उसका बाइकआउट करने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है उसके खुद की जो एक लालसा कह सकते हैं, उसका स्वार्थ। क्योंकि वो चाहता था कि भारत के दो टुकड़े हों, दो हिस्से में बटे। पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी पे वो काम कर रहा था, तो इसलिए वो बाइकआउट करता है। और इसके जगह पे वो जो उसका आइडिया होता है, जो उसका डिमांड होता है मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के सारे मेंबर्स का, वो ये होता है कि दो संविधान सभा का गठन किया जाए, एक भारत के लिए और दूसरा पाकिस्तान के लिए। खैर, अब इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी सफलता मिल नहीं रही थी हम भारतीयों को। तो फाइनली कैबिनेट मिशन भारत आता है, और जिसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जो आइडिया था मुस्लिम लीग का टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो उसको वो खारिज कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि कैबिनेट मिशन जब भारत आती है तो उसने जो टू कॉन्स्टिट्यूएंट का जो डिमांड था मुस्लिम लीग का, उसको खारिज कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। अब देखिए, यहाँ पे कैबिनेट मिशन जो होता है वो किसी भी तरह से मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई करने में सफलता प्राप्त कर लेता है कि वो मान जाए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। और होता भी ऐसा है, मुस्लिम लीग मान जाते हैं। तो
जो कैबिनेट मिशन जो आया, तो वो जो स्कीम लाई, उस स्कीम के तहत, उस स्कीम के बेसिस पे नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है फाइनली। तो ये जो स्कीम था, इसके कुछ फीचर्स थे। संविधान सभा का टोटल स्ट्रेंथ 389 होना चाहिए, 389। दूसरा था कुछ इस तरह से कि हर प्रोविंस और हर प्रिंसली स्टेट, तो इसमें जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसके पॉपुलेशन के हिसाब पे होगा, उसकी आबादी के अनुसार। तो रफली कहा गया था कि हर 1 मिलियन पे, यानी कि हर 10 लाख पे एक सीट दिया जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा और भी बताना चाहूँगा कि प्रिंसली स्टेट के बारे में। तो प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश इंडिया में वो स्टेट आता था जिसमें उस स्टेट का जो राजा होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे काम करता था तो वो भारतीय था, तो वो राजा, मगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसके एजेंट के रूप में काम करता था। तो वो प्रिंसली स्टेट कहलाता था। जैसे कि जूनागढ़ हो गया आपका, ये मैसूर था, ये सारे। और तीसरा कुछ इस तरह से था कि ब्रिटिश प्रोविंस में जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो मुस्लिम, सिख और जनरल के बीच में होगा। अब इसमें भी उसके आबादी के हिसाब से होना था। और प्रिंसली स्टेट को जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं होंगे, तो उनका जो नॉमिनेशन होगा वो प्रिंसली स्टेट के हेड करेंगे। जो भी वो राजा होगा उस प्रिंसली स्टेट का, वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करेगा और उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भेजेगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि हमारा जो संविधान सभा था वो पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड था। ये पूरी तरह से सोवरिंग बॉडी नहीं थी, कह सकते हैं ऐसा उन दिनों, क्योंकि पार्शियली नॉमिनेटेड और पार्शियली इलेक्टेड लोग इसमें इसके सदस्य थे, मेंबर थे। तो खैर, तो संविधान सभा का जो चुनाव होता है, तो जिसमें प्रिंसली स्टेट जो होती है तो वो डिसाइड करती है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यानी संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनेगी, वो इससे दूर रहेंगे। और इसमें उस समय के जितने भी भारत के महान पर्सनैलिटी थे, जो फेमस थे और महान थे, सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी को छोड़ करके वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेते हैं, बैठते हैं, आते हैं। अब मैं बताऊं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो वो किस तरह से काम करता है, उसमें क्या क्या होते हैं, फंक्शंस क्या थे उसके। तो संविधान सभा का जो पहला मीटिंग था वो दिसंबर 1946 को होता है, और जिसमें मुस्लिम लीग ने उस जो सेशन था, मीटिंग थी, उसको बायकॉट कर दिया था। और उसका जो मेन रीज़न था वो उसका टू नेशन थ्योरी ही था, क्योंकि मुस्लिम लीग को खुद के लिए पाकिस्तान चाहिए था, इसलिए उसने संविधान सभा का त्याग करा, बाइकॉट करा। और इसी में देखा जाए तो केवल 211 लोग ही इसमें शामिल हुए थे, इसकी जो मेंबर थे। और इसमें से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सबसे एजेड थे, उस समय बुजुर्ग थे और सबसे बूढ़े नेता थे। और उन्हीं को इस संविधान सभा का प्रेसिडेंट के पद पे नियुक्त किया जाता है, मतलब उनके चुनाव में, मतलब उसे उन्हें चुना जाता है। और बाद में चल के आज़ाद भारत के जो पहले राष्ट्रपति बनते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो उनसे पहले जो हमारा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे प्रेसिडेंट। अब देखिए कुछ और भी इसी तरह से सभा में एच.सी. मुखर्जी होते हैं और बेटी कृष्णाचारी जी होते हैं। इन दोनों को वाइस प्रेसिडेंट यानी उप राष्ट्रपति के पद पे चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है। तो कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके शुरुआती दिनों में भारत में दो दो उपराष्ट्रपति हुए हैं। अब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आता है और अपने साथ प्लान लेकर के आता है, माउंटबेटन प्लान, जिसे 3 जून 1947 को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और ये वही प्लान था जिसमें भारत के दो टुकड़े करने का प्लान था, जिसमें एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान बनता है।
तो इसे जो थे भारत के लोग एक्सेप्ट कर चुके थे। और यहाँ देखिए ट्विस्ट ये होता है इसमें कि जो प्रिंसली एस्टेट जो शुरुआती दिनों में मना कर चुका था, जो निर्णय लिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं बनेगा, वो भी अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा में ग्रेजुअली धीरे धीरे जुड़ने लग जाता है, उसकी सदस्यता को स्वीकार करता है। और पाकिस्तान बनने का जो प्रस्ताव था, उसके बाद मुस्लिम लीग जो थे उसके मेंबर जो थे वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को शामिल होते हैं, उसमें सदस्यता अपना एक्सेप्ट करते हैं और बाइकआउट नहीं करते हैं। करते भी क्यों, उनका जो पाकिस्तान का सपना था वो पूरा जो हो चुका था। तो खैर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो आता है उसमें भारत के जो संविधान सभा था उसमें 3 ऐसे बहुत बड़े बदलाव करता है, जिसके कारण आज हमें इस तरह का जो कह सकते हैं संविधान मिलना, इतना बड़ा और इतना लिबर्टी देने वाला संविधान, तो ये उस समय दिया जाता है। तो इसमें जो बदलाव था वो कुछ इस तरह से था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, जो संविधान सभा, उसे सोवरिन बना दी जाती है, मतलब कि ऑल इन ऑल, सर्वोसर्वा। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसा संविधान आज़ाद भारत के लिए चाहती हो वैसा बना सकती है, उसे उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा, पहला ही। दूसरा ये होता है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसको लेजिस्लेटिव बॉडी में भी यूज़ किया जाने लगा। और हमारा जो भारत था उसका पहला जो पार्लियामेंट वो यही है, हमारा संविधान सभा। तो संविधान सभा ही है जो हमारे भारत का पहला पार्लियामेंट बना था। और तीसरा ये होता है कि मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, तो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारा संविधान सभा था उससे विड्रॉ कर लेते हैं और वो चैप्टर उनका क्लोज हो जाता है। और इसके साथ साथ उस समय जो हमारा संविधान सभा था वो और भी फंक्शंस परफॉर्म करता है, और भी तरह के उसके फंक्शन होते हैं, जैसे कि डिसाइड करता है और पुष्टि करता है इस बात की कि भारत जो राष्ट्रमंडल है उसमें उसकी जो मेंबरशिप होनी चाहिए, सदस्यता कॉमनवेल्थ में, उसकी पुष्टि करता है। फिर जो नेशनल फ्लैग थे उसको अडॉप्ट किया गया, तिरंगा को, यानी 22 जुलाई 1947 को। और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो इस तरह से हमारा जो संविधान था, तो इसके टोटल 11 सेशन होते हैं संविधान सभा के। हमारे जो संविधान सभा था उसके टोटल 11 सेशन होते हैं। और ये जो टोटल सेशन थे वो 2 साल 11 महीना और 18 दिन में कंप्लीट होता है, जिसमें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का फाइनल सेशन होता है। और इस तरह से हमारा संविधान सभा पूरी तरह से एक अच्छे फॉर्म में वर्क करती है। तो ये रहा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन बनने का। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान भारत का। तो कैसा लगा आज का ये टॉपिक, मुझे आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। और तैयार रहें, मैं लेकर के आ रहा हूँ संविधान। तब तक के लिए धन्यवाद।